नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। चुनाव आयोग की केजरीवाल को सख्त चेतावनी, अब आचार संहिता तोड़ने पर होगी कार्रवाई। किरण बेदी ने भेजा कानूनी नोटिस। कालकाजी में रोड शो से राहुल गांधी ने दिल्ली में शुरू किया प्रचार। प्रधानमंत्री से किया सवाल, कब खत्म होगी बात, कब शुरू होगा काम। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव हुआ रोचक। गुलाम नबी आजाद का समर्थन करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। 4 सीटों पर बीजेपी और पीडीपी के 2-2 उम्मीदवार। हिजबुल के 2 आतंकियों को मारकर शहीद हुआ सेना का कर्नल। 25 जनवरी को मिला था वीरता पदक। पुलिस ने भी खोया एक जवान। अमेरिकी राष्ट्रपति का धार्मिक आजादी पर जोर। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत को समर्थन। प्रधानमंत्री ने दौरे को बताया नया अध्याय। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के 3 दिन के दौरे के बाद आज दोपहर सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए। इससे पहले श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में अपने संबोधन में उन्होंने भारत में बहुलता और धार्मिक सहिष्णुता को बरकरार रखने की अपील की। उन्होंने अपनी मेहमाननवाजी के लिए शुक्रिया अदा किया और राजपथ पर महिला टुकड़ियों की परेड को शानदार अनुभव बताया। दिल्ली के सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में बराक ओबामा के आधे घंटे के भाषण में भारत के तमाम पहलुओं की चर्चा की गई। ओबामा ने भारत के साथ अमेरिका के समाज और लोकतंत्र की समानता का जिक्र किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के सफर का जिक्र किया और अपनी अश्वेत पृष्ठभूमि से उसकी तुलना की। My grandfather was a cook for the British Army in Kenya. The distant branches of Michelle's family tree include both slaves and slave owners. When we were born, people who looked like us still couldn't vote in some parts of the country. Even as America has blessed us with extraordinary opportunities, there were moments in my life where I've been treated differently because of the color of my skin. बराक ओबामा ने दोनों देशों की विविधतापूर्ण संस्कृति को बचाने की बात कही। साथ ही भारतीय संविधान का हवाला देते हुए धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की भी ताकीद की। Our freedom of religion is written into our founding documents. It's part of America's very first amendment. Your Article 25 says that all people are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice, and propagate religion. In both our countries, in all countries, upholding this fundamental freedom is the responsibility of government, but it's also the responsibility of every person. ओबामा ने भारत को युवाओं का देश बताया और महिला सशक्तिकरण की भी चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यात्रा के दौरान मेहमान नवाजी और गणतंत्र दिवस पर अतिथि बनाए जाने पर खुशी जताई और धन्यवाद भी दिया। जय हिंद, थैंक यू, जय हिंद। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने खास तौर पर धार्मिक सहिष्णुता का जिक्र किया और भारत और अमेरिका की विविधता का जिक्र किया। मतलब साफ है, राष्ट्रपति बराक ओबामा समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफलता के राह में धार्मिक असहिष्णुता की राजनीति बाधक आ सकती है। संभवतः बीजेपी राष्ट्रपति बराक ओबामा की इस नसीहत को समझेगी। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन दुष्मंता के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। राष्ट्रपति बराक ओबामा की यात्रा ने भारत और अमेरिका के रिश्तों पर बरसों से जमी बर्फ को पिघलाने में भी मदद की है। दोनों देश नए सिरे से एक साथ अब चलने को तैयार हैं। ओबामा के इस दौरे से भारत के विकास को लेकर अब एक नई आशा के संचार की बात भी हो रही है। परमाणु ऊर्जा समझौते को लागू करने पर सहमति इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। दोनों देशों के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग शुरू होगा, जिससे आसान और कम कीमत पर स्वच्छ ऊर्जा की जरूरत पूरी होगी। अमेरिका ने भारत को बुनियादी ढांचे में मदद का भरोसा दिया है, जो मेक इन इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए जरूरी है। As India pursues more trade and investment, we want to be first in line. We're ready to join you in building new infrastructure, the roads and the airports, the ports, the bullet trains to propel India into the future. जानकारों का मानना है कि परमाणु समझौते के बाद भारत में परमाणु संयंत्र लगाने का काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा और दोनों देशों के बीच दूसरे क्षेत्रों में भी अड़चनें दूर होंगी।
ये जो परमाणु मुद्दा था, जो पिछले 6 साल से 2008 से लेके 2014 तक एक आध ऐसे जटिल जो उसके पहलू थे, अर्थात न्यूक्लियर लायबिलिटी क्लॉज और अमेरिका के तरफ से जो वो इंस्पेक्शन के राइट्स मांग रहे थे, ये 5-6 साल से विपक्षी रिश्ते को इसने एक प्रकार से बहुत भारी रुकावट कर दिया था। दोनों देशों के बीच हुआ रक्षा सहयोग समझौता एक नई पहल है। इसके तहत रक्षा सामग्रियों का संयुक्त विकास और भारत में उनका उत्पादन होगा। ड्रोन और जेट के इंजनों के अलावा अन्य 4 रक्षा कार्यक्रमों में फिलहाल ये सहयोग आगे बढ़ेगा। कांग्रेस ने भी बराक ओबामा की इस यात्रा को महत्वपूर्ण बताया है। Well, this has been a very important visit for India. The President of United States of America, Barack Obama, is much liked here. Namaste. अमेरिका ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में भारत की भागीदारी में मदद करने का भरोसा दिया है। इसके साथ ही ओबामा ने एशिया प्रशांत इलाके में भारत के योगदान को महत्वपूर्ण माना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संतुलन के लिहाज से भी यह दौरा अहम माना जा रहा है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। तो बराक ओबामा के आज के संबोधन और उनके दौरे पर और बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश होगी उनके संबोधन के मायने और इस दौरे के बाद भारत को हासिल कहां पर क्या होता दिखा है। हमारे साथ शिशिर सिन्हा है जो कि हिंदू बिजनेस लाइन से डिप्टी एडिटर। शिशिर, स्वागत है आपका। सबसे पहले अगर मैं आज के ही संबोधन की बात करूं, C4 ऑडिटोरियम में कई सारी उन्होंने बातें कही। आपकी नजर में क्या वो बड़ी बातें हैं जो कि इस संबोधन से एक संकेत दे रही हैं, इशारा करती हुई दिखी हैं वहां? देखिए, जो टाउन हॉल का कंसेप्ट है, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आदमी खुल करके अपनी बातें कहता है। आप देखिए, उनके साथ कोई तामझाम नहीं था, कोई हमला नहीं था, कोई भारत की ओर से कोई वहां पे नहीं था। खुलकर उन्होंने बात कही और उनके पूरे संबोधन का अगर लब्बो-लुब्बो आप निकालें तो जो एक बात कही जाती है, धर्म। हम धर्म के नाम पर हमारी जो विकास की कहानी है वो कहीं ना कहीं पिछड़ सी रही है। उन्होंने एक ये संदेश देने की कोशिश की कि ये जो आपका मुद्दा है, इस पे जब तक आप पूरी तरह से काबू नहीं पालेंगे, सहिष्णुता की बात नहीं करेंगे, आप विकास के दौर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बहुत बड़ा संदेश था। और आप ये भी देखिए कि उन्होंने इस पूरे स्पीच में जिनका जिक्र किया, चाहे वो महात्मा गांधी हो, स्वामी विवेकानंद हो, या अगर आज के दौर की बात करें तो शाहरुख खान की बात की, मिल्खा सिंह की बात की, मैरी कॉम की बात की। ये वो एक ऐसे स्टार बन चुके हैं, एक ऐसे जिसके कहते हैं कि एक ऐसे लोग बन चुके हैं जिनको आपको फॉलो करने की इच्छा होती है। और ये इसके जरिए एक मैसेज था कि आपको फॉलो करना है उन लोगों को, अगर आप विकास के दौर में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये आपके लिए एक आइडल हो सकते हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके अंदर का जो कन्फ्लिक्ट है, चाहे वो रिलीजन के नाम पे हो, कास्ट के नाम पे हो, क्रीड के नाम पे हो, इस पर आप कंट्रोल करिए, वरना डेवलपमेंट के दौर में, विकास के दौर में आप पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल। और इसके अलावा एक और जो मैं देख रहा था कि जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया यूथ का भारत में, उन्होंने कहा कि एक बड़ी फोर्स हो सकता है, ड्रिवन करने की जो क्वालिटी है, क्या मायने इसके लिहाज से? देखिए, अगर मोदी जी की बात करें, उन्होंने हमेशा से 3D पे जोर दिया है। पहला D डिमांड है, यानी कि मांग, यानी कि बाजार से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो D है वो डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। और तीसरा जो D है वो है डेमोक्रेटिक डिविडेंड की बात होती है। आज की तारीख में अगर 65% आबादी 35 वर्ष से कम की है, तो ये किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी संपदा हो सकती है। और जो उन्होंने आज बराक ओबामा ने जो बात कही कि युवाओं की भागीदारी जो आपके यहाँ है, ये बहुत इशारा करता है कि अगले दौर के जो विकास की कहानी होने वाली है, जो 2020-2025 तक की हम लोग बात कर रहे हैं, उस दौर में भारत एक लीडिंग रोल प्ले करेगा। और उस लीडिंग रोल में ये जो 35 वर्ष से कम आयु के लोग हैं, वो ज्यादा अहम भूमिका निभाएंगे। क्योंकि आप देखिए, चाहे जापान की हम बात करें, चाहे चीन की बात करें, या बाकी इमर्जिंग नेशंस की बात करें, वहां पे एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारे यहाँ यूथ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और ये हमारी एक बड़ी ताकत होगी। और मैं कहूँ ओवरऑल अगर जो इस दौरे को देखें तो जो मेरी नजर में दिख रहा था कि परमाणु करार को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी। मैं उस पर भी आऊं उससे पहले, लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने कहा कि जो एक स्थायी सीट की बात की, इसकी भारत लगातार मांग करता रहा है, क्या पहली बार अमेरिका का ये रुख दिख रहा है आपको? एक स्पष्ट रुख कह लीजिए। अभी तक क्या था कि एक होता था कि हाँ होना चाहिए, अब यह है कि बिल्कुल करना होगा। ये जो एक फर्मनेस है, ये भारत की शक्ति को, भारत चाहे वो आप आर्थिक रूप से ही देख लीजिए। देखिए, आज की तारीख में कूटनीति जो है वो अर्थनीति से कहीं ज्यादा प्रभावित हो रही है।
और भारत में अमेरिका को एक बहुत बड़ा बाजार दिख रहा है, उनको अपना सामान यहाँ बेचना है। इस बाजार को विकसित करने के लिए आप इसे क्या दे सकते हैं? तो आपने जो एक वर्ल्ड की जो सबसे पावरफुल पॉलिसी मेकिंग बॉडी जिसे कहा जाए डिप्लोमेसी की, वो है यूनाइटेड नेशन। वहां पर सिक्योरिटी काउंसिल्स का मेंबर बनना किसी भी देश के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। और अमेरिका जैसे देश की अगर बैकिंग आपके पास होती है तो आपके लिए रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। तो जो फर्मनेस है वो भारत के लिए आगे का रास्ता डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, जिस तरह से इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में भारत का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, वो इसको और आगे ले जाएगा। और अगर परमाणु करार के मसले पर आए शिशिर, तो कई तरह के एफएन बर्ड्स थे, उसके बाद जो स्वरूप सामने आ रहा है, जिस तरीके से दोनों देशों ने क्लैरिफाई भी किया उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, आपकी नज़र में वो जो एक मैं कहूँ कि ऊंचाइयां थी या फिर जो एक हर्डल था, उसको क्रॉस करते हुए हम आगे तेजी के साथ बढ़ेंगे और उसके फायदे कहां पर किस तरह के दिखेंगे? देखिए, हम थोड़े आगे बढ़े हैं लेकिन बिल्कुल मंजिल पे पहुंच के ये कहना गलत होगा, क्योंकि अभी भी एक मुद्दा ऐसा है जो बीमा का मुद्दा है, जो जवाबदेही इंश्योरेंस लायबिलिटी की हम लोग बात करते हैं, वहां पर भी पिक्चर क्लियर नहीं है। जो ये 1500 करोड़ रुपए की बात की जा रही है, जिसमें 750 करोड़ भारतीय बीमा कंपनियां देंगी और 750 करोड़ रुपए का अलग से प्रोविजन होगा, ये कैसे होगा? सप्लायर्स के ऊपर किस तरह की लायबिलिटी होगी? अभी इसकी नीटी ग्रिटी आनी बाकी है। तो एक आप कह सकते हैं कि हम मंजिल के करीब हैं, मंजिल पे भी पहुंचे नहीं है। थोड़ी सी कम से कम अभी थोड़ा सा वक्त और लगेगा न्यूक्लियर डील के मामले में। तो मैं डील डन जो बार बार बात कही जा रही है, शायद मैं उससे सहमत नहीं हूँ। फिनिश लाइन के करीब हैं। अब बिल्कुल, मैंने कहा कि हम लोग करीब हैं, पहुंचे नहीं। और इसके अलावा अगर दोनों देशों के सीईओ की जो बैठक हुई है, अर्थ जगत के लिहाज से एक बड़ी डील की बात हो रही थी कि कई सारे नए उपक्रम शुरू होंगे, नए रोजगार के मौके मिल सकते हैं, निवेश यहाँ पर, उसकी कुछ घोषणाएं भी हुई हैं। उस लिहाज से एक आम आदमी की नजर में शिशिर, क्या भारत को अचीव यहाँ पर हुआ है? देखिए, 4 अरब डॉलर के, एक तो आप न्यूक्लियर डील की बात अगर आप अलग करते हैं, उससे जो फायदे होने वाले हैं, अलग अलग देशों के अपने अपने अलग अलग अनुमान हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि एनर्जी में जिस तरह से हमारे ऊपर कोल को लेकर के प्रेशर है, जो फॉसिल ऑयल को लेकर के प्रेशर है, हम उस प्रेशर को कम कर सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए। तो वो एक मुद्दा अलग है। दूसरा, अगर आप देखें जो 4 अरब डॉलर की सहायता देने की बात की गई है, इसमें से 1 अरब डॉलर आप निकाल दीजिए, क्योंकि ये 1 अरब डॉलर अमेरिकी कंपनियों के लिए है भारत में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। बचा आपके पास 3। इसमें से जो 1 अरब है वो छोटे और लघु इकाइयों के लिए, जो बहुत फायदेमंद है। आज की तारीख में हमारे यहाँ एमएसएमई को जितना प्रमोट करने की जरूरत है, और जो पिछले बजट में भी हमने देखा था, आज एक बाहर से कोई आकर के कहता है कि हम 1 अरब डॉलर की मदद देंगे, तो ये एमएसएमई के लिए, क्योंकि आपको भूलना नहीं चाहिए कि एमएसएमई हमारे लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो आम लोगों की जिंदगी में इसका बहुत फर्क आएगा। और जो 2 अरब डॉलर जो कि अक्षय ऊर्जा के लिए दिया गया है, जिसको रिन्यूएबल एनर्जी हम कहते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि फोसिल और जितने भी हमारे फीड स्टॉक, फोसिल बेस्ड फीड स्टॉक्स हैं, उसकी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। तो हमें रिन्यूअल पे जाना है, चाहे वो आपका सोलर हो, चाहे वो आपका विंड हो, या आपके और भी जो दूसरे सोर्सेज हो सकते हैं। वहां पर अगर इन्वेस्टमेंट 2 अरब डॉलर का आता है, ये बहुत बड़ी रकम है आपके लिए, एक एनर्जी सिक्योरिटी है। देखिए, आपके देश में अगर बिजली की सप्लाई बढ़ेगी तो इससे प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा, इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी, उत्पादन बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस 2 अरब डॉलर को केवल ये ना सोचा जाए कि ये अक्षय ऊर्जा के लिए दिया गया है, ये 2 अरब डॉलर को ये सोच करके देखा जाए कि किस तरह से फैक्ट्रियों की रफ्तार बढ़ेगी, लोगों की जिंदगी। बिल्कुल बिल्कुल। शिशिर, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए और बारीकी समझाने के लिए। असल में इस दौरे के बाद हमें हासिल क्या हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। ओबामा का भारत दौरा, लंबे समय तक साथ निभाने का वादा। देखिए देश देशांतर ओबामा की यात्रा, आज रात 8:30 बजे। और अब बात दिल्ली चुनाव की।
अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग ने कड़ी चेतावनी दी है। आयोग ने कहा है कि मंगलवार शाम 7 बजे के बाद वो अपने प्रचार में विपक्षी पार्टियों से पैसा लेने की अपील करना बंद करें। आयोग के मुताबिक 24 फरवरी को दिए गए जवाब में केजरीवाल ने भविष्य में ऐसा न करने की बात कही थी, लिहाजा इसके बाद भी बयान दोहराना न सिर्फ आचार संहिता बल्कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171B का भी उल्लंघन है। इस बीच केजरीवाल ने अपने तीसरे नोटिस का जवाब आयोग को दे दिया है। इस नोटिस के लिए आज सुबह 11 बजे तक का समय मुकर्रर किया गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबतें यहीं पर खत्म होती नजर नहीं आ रही। अब बीजेपी नेता किरण बेदी ने अरविंद केजरीवाल को इजाजत के बिना उनकी तस्वीर इस्तेमाल करने के लिए कानूनी नोटिस भेजा है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे अपना लोकतांत्रिक अधिकार बता रही है। केजरीवाल अपने प्रचार में काफी आक्रामक रहे हैं और खुलकर विरोधी चेहरों को निशाना बनाते रहे हैं, लेकिन उनका ये तरीका अब उन पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी ने कुछ दिन पहले किरण बेदी के खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू किया था। इससे नाराज होकर किरण बेदी ने केजरीवाल को कानूनी नोटिस भेज दिया। बेदी का कहना है कि इजाजत के बगैर उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करने का हक आम आदमी पार्टी को नहीं है। बिना पूछे अनैतिकता है किसी की तस्वीर इस्तेमाल करना और जजमेंट पास करनी। अगर किसी पार्टी ने दिल्ली की राजनीतिक कल्चर को खराब किया है तो वो केवल और केवल आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब हैं, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसको लेकर बहुत रक्षात्मक नजर नहीं आ रही। नोटिस मिलने के बावजूद पार्टी का कहना है कि ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। पहली बात तो ये कि पोस्टर जो होता है उसके माध्यम से लोग अपने विचार का इजहार करते हैं, अपनी सोच का इजहार करते हैं। पोस्टर कोई लगाना लोकतंत्र के अंदर अपराध नहीं है। पहले भी हम लोग इस तरह के पोस्टर लगाते रहे हैं। दरअसल पोस्टर की राजनीति आम आदमी पार्टी के लिए पुरानी रणनीति रही है। आम आदमी पार्टी को इस बार आक्रामक रवैये के चलते कई नोटिस मिले हैं। इस कानूनी नोटिस के अलावा चुनाव आयोग ने भी केजरीवाल को आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर 3 बार नोटिस थमाया। दिल्ली चुनावों में केजरीवाल को नोटिस तो मानो आम सी बात हो गई है, लेकिन इन सब के बावजूद केजरीवाल अपने शब्दों पर लगाम लगाते नहीं थक रहे, तो विपक्षी दल उन्हें पहले कानूनी कार्रवाई में मात देने में जुटे हैं। कैमरा पर्सन राजेश अग्रवाल और अपने सहयोगी नवविक्रम सिंह के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच बढ़ रही तल्खी के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रचार शुरू कर दिया है। उन्होंने आज कालकाजी इलाके में रोड शो किया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और दिल्ली की जनता को सस्ती बिजली और पानी के साथ हर गरीब को छत देने का कांग्रेस घोषणा पत्र का वादा दोहराया। राहुल गांधी ने रोड शो के जरिए दिल्ली में चुनावी प्रचार का बिगुल फूंका। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कालकाजी की पुनर्वास कॉलोनी ट्रांजिट कैंप में रोड शो से प्रचार की शुरुआत की। इसके बाद राहुल गोविंदपुरी की राजीव गांधी कॉलोनी में गए। राहुल ने लोगों से मुलाकात की और दिल्ली की जनता के लिए बिजली, पानी और छत का वादा किया। 3 मुद्दों पर हम फोकस करेंगे। कम से कम दाम पे बिजली और पानी, जो हमारे टेम्पररी वर्कर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स हैं, उनको हम परमानेंट करने की बात कर रहे हैं। और अंत में राइट टू शेल्टर, मतलब हर एक गरीब व्यक्ति को एक छत का अधिकार। राहुल ने दिल्ली चुनाव के मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी उठाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री जी पीआर कर रहे हैं, अपना पर्सनल पीआर कर रहे हैं, मगर कॉन्क्रीट एक काम नहीं हुआ है। रियलिटी ये है और जनता ये पूछ रही है कि बातें कब बंद होंगी, काम कब शुरू होगा। दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए महज 10 दिन का समय बचा है। ऐसे में राहुल के देरी से चुनाव प्रचार में उतरने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर सत्ता पाने की होड़ में कांग्रेस पार्टी अनाधिकृत कॉलोनियों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को लुभाने में जुटी है और साथ ही उन लोगों को भी मनाने की कोशिश की जा रही है जो कि पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ चले गए थे। कैमरा पर्सन स्मृति के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। दिल्ली के अलावा जम्मू कश्मीर में भी 7 फरवरी को ही राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस उम्मीदवार गुलाम नबी आजाद को समर्थन देने की घोषणा कर इस चुनाव को रोचक बना लिया। दरअसल राज्यसभा के लिए जम्मू कश्मीर से 4 सीटों पर चुनाव होना है। बीजेपी और पीडीपी ने पहले ही इन सीटों के लिए 2-2 उम्मीदवार उतार दिए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सेना और आतंकियों के बीच आज मुठभेड़ में सेना के अधिकारी कर्नल एम राय शहीद हो गए। वो 42वीं राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग ऑफिसर थे। कर्नल राय को कल गणतंत्र दिवस पर वीरता पुरस्कार के लिए नामित किया गया था।
आतंकियों की गोली लगने से वो घायल हो गए थे, जिसके बाद अस्पताल में उनका निधन हो गया। सेना और पुलिस की इस कार्रवाई में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी भी मारे गए। सेना ने इनके पास से हथियार बरामद किए हैं। और एक नजर देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। सीबीआई ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में जांच की प्रगति रिपोर्ट आज एक सीलबंद लिफाफे में विशेष अदालत को सौंप दी। सीबीआई ने जज से अनुरोध किया कि जब तक मामले की जांच पूरी तरह नहीं हो जाती तब तक इस सीलबंद लिफाफे को नहीं खोलें। भारतीय वायुसेना का MiG-27 लड़ाकू विमान राजस्थान के बाड़मेर जिले में आज क्रैश हो गया। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में पायलट बच निकला। ये लड़ाकू विमान जोधपुर से बाड़मेर जा रहा था। सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। दक्षिण पूर्वी स्पेन में नाटो के एक प्रशिक्षण के दौरान ग्रीस का F-16 लड़ाकू विमान जमीन पर खड़े दूसरे विमान पर गिर पड़ा। इस हादसे में फ्रांस और ग्रीस के कुल 10 सैनिकों की मौत हो गई। हादसे में 21 लोग घायल भी हुए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा है कि भारत में उन्हें घर जैसा महसूस होता है। उन्होंने भारत से जुड़ी अपनी अद्भुत यादों को लेकर ये बात कही। 1972 में अपने राजनयिक करियर की शुरुआत करने के समय वो नई दिल्ली के जिस पुराने घर में रहते थे उसका फोन नंबर भी उन्हें याद है। उत्तर पूर्वी अमेरिका में भयंकर बर्फबारी के चलते स्नो इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। बर्फबारी के कारण तकरीबन 5000 उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने न्यूयॉर्क, बॉस्टन और न्यू जर्सी से लेकर कनाडा की सीमा तक बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की है। महान कार्टून स्टार के लक्ष्मण का पुणे में पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। 94 साल के लक्ष्मण का सोमवार को पुणे के एक अस्पताल में निधन हो गया था। उनकी अंतिम यात्रा में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े नेता और मशहूर हस्तियां शामिल हुई। सदी के दिग्गज कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण के अंतिम संस्कार में शामिल लोगों की आंखें नम हो गईं। अपने कार्टूनों से राजनेताओं पर तंज कसने वाले लक्ष्मण को अंतिम विदाई देने वालों में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, MNS प्रमुख राज ठाकरे समेत कई बड़े नेता शामिल थे। जो कॉमन मैन उन्होंने तैयार किया है वो विश्व के अंत तक सारी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को पथदर्शी रहेगा, दिग्दर्शन करता रहेगा। 94 साल के लक्ष्मण को 17 जनवरी को यूरिनरी इन्फेक्शन के चलते पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद सोमवार को उनका निधन हो गया। लक्ष्मण के निधन पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और राज्यवर्धन राठौर ने भी शोक जताया। अपने कैरिकेचर से बहुत सशक्त टिप्पणियां भी की, लोगों ने खूब उसका आनंद लिया। पहले पन्ने पे जो एक हंसी का एक जो माहौल बनता था वो आर के लक्ष्मण साहब के कार्टून से बनता था। अब वो हमारे बीच में नहीं है और उनको बहुत मिस करा जाएगा, क्योंकि एक आइडेंटिटी बन गए थे वो सबके लिए। देश भर की हस्तियों के अलावा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भी एक तस्वीर जारी कर आर के लक्ष्मण को श्रद्धांजलि दी। इसरो के फेसबुक पेज पर पोस्ट की गई इस तस्वीर में कॉमन मैन को मंगल पर जाते दिखाया गया है। लक्ष्मण ने इसरो की मंगलयान यात्रा के लिए अपने आखिरी कार्टून बनाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।